नमस्कार। आज हम लोग भृगुनंदी नाड़ी का एक सिद्धांत समझने का प्रयास करेंगे जो कि पर्याय पर आधारित है। पर्याय हमारे भारतीय ज्योतिष में कहते हैं और अभी की प्रचलित भाषा में बताऊं जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी का वर्ड है प्रोग्रेशन। ओके, इस पर आधारित एक सूत्र है जो कि नंदी संहिता या नंदी नाड़ी में अवेलेबल है। नंदीकेश्वर ऋषि ने बताया है, बहुत ही हिडन तरीके से बताया है। कुंडली पर केवल बता दिया है कि 36 ईयर तक परेशानी रहेगी, है ना, या 24 ईयर तक परेशानी रहेगी, या 60 साल तक परेशान रहेगा व्यक्ति, 60 के बाद कुछ अच्छा होगा। तो क्यों ऐसा बताया है, क्या था इसके पीछे का लॉजिक, इसको समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि कम बोलकर ज़्यादा कैसे बोलना है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहता, चीज़ को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ कि पर्याय का या प्रोग्रेशन का इस्तेमाल कहाँ तक होना चाहिए, कहाँ तक किया जाना चाहिए, उसका इस्तेमाल इतना भी नहीं करना चाहिए कि चीज़ एकदम डिफ़िकल्ट हो जाए आपके लिए। एक गुरु को लेकर आप परेशान हैं, है ना, उसी को अच्छे से आप पकड़ नहीं पा रहे कि वो गुरु पर्टिकुलर एक राशि में बैठा है, उसके आगे कौन है, उसके पीछे कौन है ना, वो किससे हेम्ड है बेसिकली, उसके 7th में कौन है, ओके, उस पर क्या ट्राइनल इफेक्ट्स आ रहे हैं, वो जिस राशि में बैठा हुआ उसके क्या क्या कारकत्व है, क्या गुण धर्म है, क्या स्वभाव है, आप इतना ही नहीं पकड़ पा रहे हैं। और उसको जो है एकदम से प्रोग्रेस करके गुरु को एक और गुरु चार्ट में बना दिया जाए तो फिर 2 गुरु हो जाएंगे, फिर आप क्या करोगे। ओके, तो भृगुनंदी नाड़ी पर जितना भी कार्य हुआ है वो मेन रिसर्च वर्क जितना भी किया वो प्रोफेसर आरजी राव ने किया। तो मेरा कहना इतना ही है कि प्रोफेसर आरजी राव ने पर्याय पर या प्रोग्रेशन पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा है। ओके, तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता भी नहीं है। लोग आपको भृगुनंदी नाड़ी या नाड़ी ज्योतिष, है ना, या भृगु शास्त्र, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डीपली आपको जाने को कह देंगे, ठीक है। वो उसमें डिविजनल चार्ट्स भी ले आ रहे हैं। एक तो महानुभाव हैं श्रीमान, उन्होंने एक बुक लिखी है, ओके, और उस बुक में क्या है, उन्होंने नाड़ी के अकॉर्डिंग अष्टक वर्ग बना दिया है जो कि बिल्कुल निराधार है, बेसलेस है। सिस्टम डेवलप करने के लिए कुछ प्रयोग करते हैं लोग, तो प्रयोग करना चाहिए, लेकिन वो कार्य भी तो करना चाहिए। ज़बरदस्ती उसको कंधे पर लाद करके चलने में कोई समझदारी नहीं है। ओके, तो मैं मुद्दे पर आता हूँ। ऋषि ने कहा है कि ये सिद्धांत जो है बेसिकली गुरु और शनि के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है ऋषि ने। सो अपने भी उसी पर बात कर रहे हैं, बाकियों पर आप शोध कीजिए, देखिए क्या होता है, तो आपका अपना रिसर्च होगा। तो जैसा कि हम लोग मान के चल रहे हैं अभी यहाँ पे कि गुरु मार्गी है, डायरेक्ट है, मेष में बैठा है, शनि भी जो है मार्गी है, तुला में बैठा है। गुरु के आगे राहु है, राहु वक्री होता है हमेशा। शनि के आगे केतु है, शनि वक्री होता है हमेशा। तो ऋषि का हिडन प्रिंसिपल ये था कि अगर किसी ग्रह के आगे वक्री ग्रह हो तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट इस पर्टिकुलर वक्री ग्रह के कारण जो है वक्रत्व को प्राप्त करता है। मतलब गुरु के आगे राहु है, गुरु राहु की तरफ जा रहा है, राहु गुरु की तरफ आ रहा है, तो ये गुरु भी वक्री हो जाएगा। ओके, ऐसा मानते थे ऋषि। तो ऐसे केस में क्या है, नंदीकेश्वर ऋषि ने कहा है कि जब गुरु वक्री होगा तो वो मीन में असर करेगा। तो इस कारण से 12 वर्ष मीन में, फिर 12 वर्ष मेष में, और फिर 12 वर्ष वृषभ में, मतलब 12 3 36। तो 36 के बाद नेटिव को राहत मिलेगी। किस क्षेत्र में राहत मिलेगी, किन परेशानियों से राहत मिलेगी, तो राहु जनित जो भी समस्या है उससे मुक्ति मिलेगी। ओके, उन समस्याओं का समाधान होगा। वो हेल्थ इश्यूज हो सकती हैं, गलत संगत हो सकती है ना, जहाँ व्यक्ति रह रहा है वहाँ के आसपास के लोग, उन सब से छुटकारा मिलेगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। बाकी राहु क्या है ये आप सब बेटर समझते हैं। कारकत्व राहु के अगर आपको अच्छा पता है, राहु का कारकत्व, वृषभ राशि का गुण धर्म स्वभाव आदि जो भी है, उन दोनों को मिलाते हुए अगर आप विचार करेंगे तो बेटर आप कुछ बता सकते हैं।
ओके, सो बेसिकली गुरु जो है वो 36 वर्ष में राहु को क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो ये एक हिडन प्रिंसिपल था कि भाई यहाँ से कुछ राहत मिलेगी। इसके पीछे का सिद्धांत क्या है, तो सिंपल पर्याय का सिद्धांत है, या आज की भाषा में प्रोग्रेशन का सिद्धांत है। वहीं सैटर्न केतु है, तो ऐसे कुंडलियों में समस्या गंभीर हो जाती है। ओके, क्यों? क्योंकि सैटर्न पीछे हटेगा तो 30 ईयर्स कन्या में, 30 ईयर्स तुला में, फिर 30 ईयर्स स्कॉर्पियो में। बेसिकली 90 ईयर्स का एक यहाँ पे चाप बनता है, जो कि केतु के द्वारा शनि को बहुत पीड़ा होगी। ओके, तो ऐसी स्थिति में शनि में कमजोरी रहती है। अभी यहाँ पर गुरु सामने है, ओके, तो यहाँ पर शनि को बचाव भी मिलेगा, कुछ राहत भी मिलेगी। ओके, बट हम लोग मानकर चल रहे हैं कि 90 ईयर्स तक जो है बहुत संघर्ष रहने वाला है। और ऐसे केसेस में ऋषि ने कहा है कि इतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं कीजिए। क्यों? क्योंकि ऐसा जब आप फलित करेंगे तो सामने वाले जो क्वेरेंट है, जो परीक्षक है, उसके मन में निराशा होती है और बताने वाला एस्ट्रोलॉजर दैवज्ञ खुद जो है दुख भोगता है। ओके, तो इस प्रकार का प्रेडिक्शन नहीं किया जाना चाहिए। मैंने सिद्धांत बताना था तो आप लोगों के समक्ष मैंने बताया है। तो वक्री ग्रह के पीछे जो ग्रह बैठता है वो भी वक्री हो जाता है, उसका वक्रत्व आता है। अभी बात करते हैं प्रोग्रेशन पे, सो कॉल्ड। तो अभी लोग क्या कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो 37 ईयर्स रनिंग हो रहा है, 36 कंप्लीट हुआ है, तो वो लोग अभी क्या करेंगे, तो वो जैसे कि इस जुपिटर को प्रोग्रेस करेंगे, तो 37th ईयर रनिंग है, तो वो मानेंगे कि गुरु उच्च का हुआ है कर्क में, मेष में चुकी है, तो वो एग्जॉल्टेड जुपिटर उसको लेंगे। फिर यहाँ से वो गुरु से फिर वो प्रभाव देखेंगे, फिर इसका डिस्पोजिटर देखेंगे, है ना, कि गुरु का डिस्पोजिटर कहाँ है। तो देखने के लिए सब कुछ ठीक है। तो ये सब किन के लिए ठीक है? ये सब उन लोगों के लिए ठीक है जब आप कई सालों से, कई वर्षों से आपने ज्योतिष को साध लिया है, तो आप उसको मल्टीपल लेयर से देख सकते हैं। एक कुंडली को आप बहुत तरीके से देख सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वीडियो जो है वो बिगिनर्स के लिए है कि बहुत कम समय में आपको प्रेडिक्ट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं। अभी देखिए, कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि गुरु जो है वो 37th ईयर में तो कर्क में काम करना प्रारंभ करेगा, तो फिर यहाँ से फिर आगे गिनना स्टार्ट करेंगे, या कैसे देखेंगे, उस पर सीधा ट्रांजिट लगाएं। मैंने बार बार कहा है, फिर कह रहा हूँ, जहाँ जन्म का गुरु बैठा है वहीं से आप गिनिए, दैट्स ऑल। अगर आपके पास में एफएमआरईज नहीं है, पंचांग नहीं है, सबको छोड़ दीजिए, आप जन्म के गुरु से ही गिनना प्रारंभ कीजिए। यही एक्चुअल जो है सिद्धांत है, ऋषियों ने इसे को ही फॉलो किया था। और अभी भी जो साउथ में जो भी नाड़ी प्रैक्टिस हो रही है, जो भी बचे हैं वो सब ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो लोग पर्यायी ही लेते हैं, इसको पर्यायी कहते हैं। ओके, ठीक है जी। तो बेसिकली कोई भी जो चीज़ है उसको आप देखने का प्रयास कर रहे हैं, कोई भी इवेंट देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो हर समय ट्रांजिट्स लगाने से आपको आंसर नहीं मिलेगा। वहाँ पर आप ये पर्यायी का सिद्धांत लगाएंगे, जो मैंने बताया कि जन्म के ग्रह को आप मूव करवाएंगे तो ही बात बनेगी। क्लियर? तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। अभी लोग कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे गिनने से केवल बात नहीं बनेगी। भृगु ज्योतिष बहुत डीप है, डीप होने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन इंसान एक गुरु को लेकर परेशान है, दैवज्ञ एक गुरु का ही फलादेश नहीं कर पा रहा, और फिर प्रोग्रेशन करने के बाद 2 गुरु होंगे, उसके डिस्पोजिटर भी होंगे, तो वो एक सुलझे हुए ज्योतिषी के लिए अच्छा है। लेकिन जो सिंपल एस्ट्रोलॉजर है, जो जिन लोगों ने भी पढ़ना प्रारंभ किया है, वो लोग कुछ प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, वो अपने रिलेटिव्स के लिए हो, फ्रेंड सर्कल के लिए हो, या फिर कोई उनका क्लाइंट ही है वैसा है तो उसके लिए करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए जो मैंने जो सिस्टम बताया वो काफ़ी हद तक मैच करता है। आप लोग ट्रांजिट और पर्यायी यानी जन्म के प्लैनेट्स को मूव करवा कर देखिए, इससे आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। बाकी कुंडलियों में अंदर अंदर कई प्रकार से जो है परिवर्तन हो रहा होता है ना। जैसे गुरु मेष में है और मंगल धनु और मीन में नहीं हो, तो क्या परिवर्तन नहीं होगा? परिवर्तन हो जाएगा। कैसे होगा? शनि अभी मीन में चल रहा है ना। ओके, तो मंगल जैसे ही शनि के साथ आएगा तो फिर वो एक्सचेंज का सिद्धांत लगता है फिर, ठीक।
ठीक है। इस तरह से कई सारी चीज़ें जो हैं कुंडलियों में चलती रहती है। तो इतना डीपली अगर आप चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रिप भी होनी चाहिए ज्योतिष पर। ओके, फर्दर उसमें आप डिविजनल चार्ट्स ऐड कीजिए या आप दशाएं ऐड कीजिए, कुछ भी आप ऐड कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप उसमें पर्याय या सो कॉल्ड प्रोग्रेशन का सिद्धांत लगा सकते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए हर चीज़ संभव नहीं है। ओके, मान लीजिए इस एग्जाम्पल को मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आप किसी एक सिटी में रहते हैं और उस सिटी से आपको, एग्जाम्पल मान लेते हैं, आपको बनारस जाना है ना। तो आपको बनारस जाना है, तो वहाँ से आप बनारस जा रहे हैं, तो आपका जाने का उद्देश्य क्या है? आप अगर घूमने जा रहे हैं, तो अगर आप घूमने जाते हो और वहाँ जाने के लिए अगर आपके पास में लगेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप सामान ही उठाते रह जाएंगे, सामान ही ढोते रह जाएंगे। आप ट्रिप का आनंद नहीं ले सकते ऐसे सिचुएशंस में, करेक्ट। तो कहने का अर्थ इतना है मेरा कि सामान उतना ही लेना चाहिए जो आप पर लोड भी न पड़े और यात्रा सुखपूर्वक हो। ओके, बहुत ज़्यादा सामान ले लेंगे तो पता चला कि गए थे तो बनारस घूमने, लेकिन कुली बनकर रह गए। लोग ऐसे होते हैं ना कि घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी शॉपिंग कर रहे हैं, तो पता चला कि सामान ही ढोते रह गए। क्यों ऐसा होता है? आपने देखा ही होगा। तो उससे सफ़र का आनंद खराब होता है। इसी तरह से ज्योतिष का भी आनंद इसी प्रकार खराब होता है कि आप प्रोग्रेशन को भी लीजिए, उसका डिस्पोजिटर भी लीजिए, सब लीजिए, लेकिन आप पहले अपनी क्षमता देख लीजिए कि आप में क्षमता कितनी है। ओके, कई बार आपको देखने में मिलेगा, क्या देखने में मिलेगा कि गुरु जो है, अगर नेटिव जो है वो प्रश्न कर रहा है कि मेरी नौकरी कब लगेगी। ओके, तो ऐसे केसेस में आप देखेंगे कि गुरु का जो गोचर है या गुरु का जो पर्यायी बन रहा है ना, तो वो शनि पर आ रहा है। ओके, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो ऐसे केसेस में आपको देखना होगा कि शनि का रास्याधिपति कौन है, तो तुला शुक्र है। तो गुरु का संबंध जब शुक्र से बनता है, ओके, या शुक्र का संबंध जब जन्म के गुरु से बनता है, तो ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे केस में नौकरी मिलती हुई दिखेगी आपको। ओके, तो डिस्पोजिटर है, डिविजनल चार्ट्स है, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप एक साथ कई सारी चीज़ों को मिला के भी देख सकते हैं। आप पराशर और भृगुनंदी नाड़ी को कंबाइन करके भी देख सकते हैं, आप जैमिनी भी उसमें मिला सकते हैं, दिक्कत कहीं नहीं है। लेकिन जब बात आ रही है भृगुनंदी नाड़ी की, तो वहाँ पर आरजी राव ने जो कार्य किया, मैं उतना ही कार्य लेकर चल रहा हूँ। मैं इस पर और ज़्यादा गहराई में नहीं घुस रहा कि लोग जो है एकदम से उसमें नक्षत्र देखो, है ना, कि गुरु जो है मेष में बैठा है तो अश्विनी भरणी कृत्तिका, तो अश्विनी का फर्स्ट चरण, सेकंड चरण, थर्ड चरण, फोर्थ चरण। ओके, तो फिर वो केतु है उसका लॉर्ड, तो अरे मेरे भाई, केतु लॉर्ड है अश्विनी का, तो वो तो विंशोत्तरी महादशा के अकॉर्डिंग है। ओके, अष्टोत्तरी करेंगे तो दशा क्रम बदल जाएगा, फिर वहाँ पे लॉर्डशिप बदल जाएगी। एक विंशोत्तरी नक्षत्र दशा जो है, उसके अलावा भी कई दशाएं हैं हमारे पास। हमारे पास योगिनी भी है, हमारे पास कालचक्र दशा भी है, हमारे पास शर दशा भी है, हमारे पास त्रिकोण दशा भी है, नवांश दशा भी है, कई प्रकार की दशाएं हैं हमारे पास। हमारे पास द्विसप्तति समदशा भी है, द्वादशोत्तरी दशा भी है। तो क्यों उसको जबरदस्ती जो है केतु से रिलेट करना है? ओके, करेक्ट। मुझको गुरु अगर मेष में 1 डिग्री का बैठा है मान लें, तो वो अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठा है, नवांश में भी मेष में जाएगा, तो गुरु मेष में जन्म कुंडली में है, नवांश में भी मेष में, वर्गोत्तम भी हो गया, चलिए ओके। और 1 डिग्री पर अगर है तो वो कई वर्ग कुंडलियों में भी मेष में ही जाता हुआ दिखेगा। ओके, तो फिर पराशर का वैशेषिकांश वो किस में है, पारावतांश है, गोपुरांश है, ऐरावतांश है, कहाँ है बैठा है। ओके, वो एक अलग विषय है। तो मैं केतु से ही रिलेट क्यों करूं उसको? कहने का बात ये है, हाँ, उसको मैं अश्विनी नक्षत्र के सिग्निफिकेशंस के साथ अगर मैं रिलेट करता हूं तो कुछ फ़ायदा हो सकता है कि अश्विनी क्या है ना, अश्विनी नक्षत्र का क्या गुण धर्म है, क्या स्वभाव है, उसके देवता कौन है, अश्विनी कुमार। तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ नेटिव में आ जाएंगी, है ना, हीलिंग।
मेडिसिन की पढ़ाई कर सकता है, डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकता है, वो एक अलग विषय है, उतना डीप में जाने की ज़रूरत है नहीं भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग। आप चिंतन कर सकते हैं, लेकिन भृगु नंदी नाड़ी में तो कहाँ नहीं गया। तो उस पर फर्दर आप नक्षत्र में जाएंगे, उसमें एंट्री लेते हैं आप, तो फिर क्या होगा, वो एक अलग लेवल पे ज्योति जाएगी। वो भृगु नंदी नाड़ी का जो फ्लेवर है वो उसमें मिसिंग हो जाएगा। क्यों मिसिंग हो जाएगा? क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी सिंपल, देखा झटपट बोला। ओके, देखना है, उसको लगाना है, झटपट बोलना है, सिंपल बात। अब वो प्रिडिक्शन फेल होते ही हैं। आप कृष्णमूर्ति पद्धति से भी देखते हैं तो आपको दिखेगा, है ना, कि अभी शादी हो जाएगी, शादी नहीं होती। आपने पूरे रूल्स एक्यूरेट लगाए लेकिन नहीं होगी। तो ऐसा क्या है? ओके, तो ऐसा होता है क्योंकि कोई भी विधा हर जन्म कुंडली को सॉल्व नहीं कर सकती। ओके, जिस प्रकार से एक डॉक्टर सब मरीज का इलाज नहीं कर सकता, उसी प्रकार से हर दैवज्ञ भी हर कोहेरेंट की जिज्ञासा को शांत नहीं कर सकता, उसको सेटिस्फाइड नहीं कर सकता। ओके, सब कुछ डेस्टाइंड है। बाकी जितना भी फ्री विल है, या फिर मान लीजिए आपको अपने दम पर कुछ करना है, दिखाना है ना, तो वो कर्म जो आपका है वो सही डायरेक्शन में है, तो उसका भी फल कब आपको मिलने वाला है, ये भी एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म का फल कब आएगा ये तो कोई जानता नहीं। वो इस जन्म में आएगा या अगले 50 जन्मों के बाद आएगा, ये कौन बता सकता है। तो भृगु नंदी नाड़ी में स्टार्टिंग से कहते हुए आ रहा हूँ कि इसकी एक खूबी है कि ये स्नैपशॉट प्रेडिक्शन देती है, तो इसको स्नैपशॉट ही रहने दिया जाना चाहिए। इसको बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी करके फ़ायदा नहीं है कि इसमें नक्षत्र को अप्लाई करो, इसमें डिविजनल चार्ट को अप्लाई करो, इसमें फिर पराशर की भी दृष्टि घुसा दे रहे हैं लोग, फिर इसमें कोई नया अष्टक वर्ग ही बना दिया है किसी ने, है ना। कुछ लोग इसमें ज़बरदस्ती नक्षत्र लगाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ज़बरदस्ती प्रोग्रेशन को बहुत ज़्यादा ही जोर दे करके इसमें बता रहे हैं। ठीक है, तो पर्याय का तो बात है, इसमें मैं अस्वीकार नहीं कर रहा, लेकिन संभल के करने की आवश्यकता है। क्योंकि गुरु को जब अपने चला रहे 12-12 साल के लिए, है ना, तो उसकी जगह पर कैसे 12 वर्षों के लिए कोई एक प्लैनेट एक्टिव हो रहा है, इसके ऊपर भी सिद्धांत है। और प्रोफेसर आर.जी. राव के एक शिष्य ने इस पर कार्य भी किया, और वो फेमस नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के रूप में प्रतिष्ठित भी हैं। तो उसकी जो गणना है वो शनि से होती है ना, कि शनि से अगर 11वें कोई प्लैनेट बैठा है तो वो 12 वर्ष के लिए एक्टिव हो जाएगा, करेक्ट। फिर शनि से 7वें, फिर शनि से 4थे, इस तरह से उसका पूरा क्रम है। वो एक पर्टिकुलर प्लैनेट 12 वर्ष के लिए एक्टिव होता है। तो चक्र से सीधा हम लोग देख सकते हैं, है ना, प्रोग्रेशन या पर्याय से हम लोग देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर समस्या जो है वो कब तक निकल रही है। तो ये एक संभावना है, क्योंकि पर्याय जो है वो एक हाइपोथेटिकल सिद्धांत है। ओके, वो एक्चुअल सिद्धांत नहीं है। इस पर सोचने की आवश्यकता है बहुत, कि इस पर कितना जोर दिया जाना चाहिए। फिर लोग ऐसा है कि लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई गुरु जो है वो मेष में बैठा है तो 12 वर्षों तक ये मेष में प्रभाव करेगा, तो मंगल पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं लोग। ओके, तो फर्स्ट ईयर मंगल पर, सेकेंड ईयर पर वो लोग शुक्र पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। ओके, फिर थर्ड ईयर में वो लोग मिथुन पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे, मरकरी पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे। इस तरह से अलग अलग करके वो लोग अलग अलग लग्न बनाते रहते हैं। फिर वो अलग अलग लग्न बनाइए, फिर अलग अलग चीज़ें बनाइए, वो बनाते ही रहिए, घूमते ही रहिए, फिर रिजल्ट नहीं आने वाला आपको, है ना। तो ये जो लोग रिसर्च करते हैं, और वो उनका काम होता है रिसर्च करना, तो वो रिसर्च ही करते रहते हैं और होता कुछ नहीं है, फिर प्रेडिक्शन नहीं हो पाती फिर। ओके, तो चीज़ को सिंपल रखिए। ज़्यादा डीपली अगर आपको एनालाइज करना है तो आप, हमारे पास और भी अच्छे अच्छे मेथड्स हैं, काफ़ी मेथड्स हैं, तो हम लोग उसका इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ओके, तो मैंने ये जो सिद्धांत आपको बताया आज, इसको आप लोग अप्लाई करके देखिए कहाँ तक बात बनती है। बाकी सिद्धांत को लेकर चलना है, कैसे चलना है, नहीं चलना है, ये आपका अपना एक निजी आपका डिसीजन है। जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप चल सकते हैं। मेरा जो कहना था, मुझको जो कहना था वो मैंने यहाँ पे कहा है। बाकी सबकी अपनी इच्छा है, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार आप लोग चीज़ों को अप्लाई कीजिए। आज के लिए वीडियो को इतना ही रखता हूँ।
मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।